नमस्कार श्रोताओं, आज मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी तपस्या के भाग 5। धीरे धीरे अशोक जी के मोहल्ले में सभी के बीच में यही चर्चा चलती रही। अशोक जी तथा उनके परिवार के बारे में जिनको जितना मालूम है वह उतना कहने लगे। ऐसे में माधुरी जी सुरभि को कहने लगी, अरे सुरभि, तुमने आज का खबर पढ़ी है क्या? हमारे गरिमा की बेटी की खबरें छपी है। बेचारी आईआईटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। बड़े दिनों से दूसरी शहर में रह रही थी। हमने तो सुना था कि आईआईटी मुंबई में उसका सिलेक्शन हो गई है, मगर यहाँ तो बात कुछ और ही दिख रही है। इतने में सुरभि कहती है, ऐसा नहीं है माधुरी जी, असल में गरिमा चाहती थी कि उसकी बेटी की एडमिशन आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान में हो, मगर ऐसा नहीं हो पाई और गरिमा उस पर बहुत दबाव डाल रही थी कि थोड़ी जोर लगाकर पढ़ाई करे ताकि आईआईटी बॉम्बे या मद्रास या खड़गपुर में उसका एडमिशन हो सके। परंतु उसकी बेटी पढ़ाई का बोझ झेल नहीं पाई। एक दफा उसे एडमिशन मिल जाती तो ठीक था, तब ऐसा परेशानी खत्म हो जाती, मगर एडमिशन मिल पाना ही तो बहुत कठिन बात होती है ना। जिस परेशानी को वह झेल ना पाई और पढ़ाई की बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली, अब तो बेचारी गरिमा की क्या हालत होगी। चल थोड़ी मिलकर आते हैं। इतने में बगल में खड़ी नीतू कहती है, मैं उनसे मिलने को गई थी, मगर यह लोग घर पर नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। घर पर ताला लगी हुई है। ऐसे में सुरभि कहती है, शायद खबर मिलने पर यह लोग वहाँ पर गए होंगे जहाँ पर उसकी बेटी कोचिंग कर रही थी। अब तो शायद बेटी की डेड बॉडी को लेकर ही वापस आएंगे, तब मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इतने में नीतू कहती है, बड़े दिनों से मैं सुन रही थी कि गरिमा की बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट है। वह हमेशा सभी को यही तो कहती है। एक बार तो उसने बेटी को एनसीसी में भी ज्वाइन करने को कही थी। साल भर एनसीसी करने के बाद उसने छोड़ दी। फिर कह रही थी कि उसे कोचिंग में डालेंगे, बेटी डॉक्टर बनेगी। फिर अचानक उसके दिमाग पर आईआईटी का भूत सवार हो गया। पता नहीं गरिमा अपनी इकलौती बेटी को क्या क्या बनाना चाहती थी। सुना हूँ कि गरिमा की कोई बहन फॉरेन कंट्री में रहती है। गरिमा भी यही चाहती कि उसकी बेटी भी फॉरेन कंट्री में चली जाए, इसलिए वह अपनी बेटी पर बहुत दबाव बनाई हुई थी। बातों बातों में नीतू कहती है, हमने कभी आज तक गरिमा के माता पिता या ससुराल वालों को आते जाते नहीं देखा। एक जो केवल अशोक जी के बुआ जी है वही कभी कभी आती है। ऐसे में सुरभि कहती है, सुना तो हूँ कि गरिमा के मायके वाले या ससुराल वाले बहुत बड़ा परिवार है, मगर कभी गरिमा से मिलने को नहीं आते। शायद यही लोग उनसे रिश्ते नहीं रखते होंगे, क्योंकि गरिमा है कि अपने आप को बहुत ऊंचे कद के समझती है। तभी नीतू कहती है, क्यों नहीं समझेगी, उसका पति इनकम टैक्स ऑफिसर जो है। अशोक जी अपनी पत्नी गरिमा तथा भाई कुलश्रेष्ठ के साथ भोर होने से पहले ही अपने घर से रवाना हो गए, ताकि सुबह सुबह वहां पर पहुंच सकें तथा उनकी बेटी के वहां पर पहुंच जाएंगे, जहां दूसरी शहर में उनकी बेटी कोचिंग में पढ़ती थी। रास्ते में पत्नी गरिमा ने बहुत बार अपनी मनोदशा को व्यक्त करना चाहा, मगर उसके जुबान से कोई शब्द नहीं निकाल पाती और पत्थर नुमा बनकर बैठी रही। गरिमा बीच बीच में छटफटाने लगी, मगर बिना रोते हुए बैठी रही। उसे हिलाने पर भी वह कुछ ना कहती। उसने अपनी सुध-बुध खो चुकी है। रास्ते में अस्पताल पड़ने पर पत्नी गरिमा को दिखा लेते हैं, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। सभी विषयों के जानकारी करने पर डॉक्टर का कहना है कि इस तरह का केस में ठीक होने में समय लगता है। दवाई लिख देता हूँ, खिलाते रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मगर निश्चित रूप से समय का चयन करना इतना आसान नहीं है। समय के साथ साथ जैसे जैसे मानसिक दबाव कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मगर इस वक्त इस विषय पर कुछ कहना मुश्किल है। समय से अशोक जी अपने पत्नी और भाई के साथ शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, जिस थाने के अंतर्गत कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है। श्रेयसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से अरेंज किए गए एक 6 मंजिला बिल्डिंग में बने हॉस्टल में रहती थी।
पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को अस्पताल के मर्चरी में रख दिया ताकि अगले दिन पोस्टमार्टम करवाकर उसकी बॉडी माता पिता को दे देंगे। तीनों पहले हॉस्टल और बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर पहुंचे, जहां से खबर मिलने पर तीनों अस्पताल के मर्चरी में गए। वहां पर डॉक्टरों की टीम ने श्रेयसी के डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया। उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पाए गए कि बड़े दिनों से बेचारी श्रेयसी डिप्रेशन में रही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तथा पुलिस रिपोर्ट में यही पाए गए, मगर पुलिस ने उसके बुक्स, लैपटॉप, फोन और डायरी वगैरह अपने कब्ज में ली ताकि इन्वेस्टिगेशन की गहराई तक जा सके। यह तो एक सिस्टम है, मगर सबसे बड़ी बात तो है कि श्रेयसी उनकी इकलौती बेटी जो उनके उच्चाकांक्षा के शिकार हो गई है, जो और कभी लौट कर नहीं आएगी, आईआईटी बॉम्बे की जगह पर सदा सदा के लिए चिरोनिद्रा में सो गई है। अशोक जी अपनी पत्नी और भाई के साथ श्रेयसी के डेड बॉडी को लेकर अपने घर में पहुंचे तो मोहल्ले वाले ने सारे उनके घर के सामने भीड़ लगा लिया। आस पड़ोस के लोगों के अलावा रिश्तेदार लोग भी उनके घर में सांत्वना देने को पहुंच गए। शारदा देवी अपने पूरे परिवार के साथ तथा उनके और भी परिचित सभी लोगों ने मिलकर गरिमा को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, मगर गरिमा वैसे ही पत्थर बनी रही। ऐसे में तरह तरह की प्रयास की जा रही है ताकि अपनी बेटी के मृत्यु पर खूब रोए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। गरिमा अवाक दृष्टि से चारों ओर देखती रह गई और पत्थर सी बनी हुई है। ऐसे में सभी लोगों ने मिलकर उसे रुलाने की प्रयास में जुटे हैं। शारदा देवी का कहना है कि जब तक गरिमा को पता ना हो कि क्या हो रहा है और जब तक कि वह ना रोती है, तब तक श्रेयसी के मृत शरीर को शमशान में ना लेकर जाएं। हो सकता है कि अचानक उसकी रुलाई फूट पड़े। अगर उसकी रुलाई नहीं फूटी तो गरिमा पागल बन सकती है। उसे यह बात समझना होगा कि यहाँ पर क्या हो रही है और क्यों हो रही है। जब उसे एहसास होगी तो रोएगी और उसके रोने पर ही उसकी दिमाग ठीक हो जाएगी। बड़ी देर तक सभी मिलकर गरिमा को रुलाने की कोशिश करने लगे, मगर किसी भी उपाय काम नहीं आया। इधर घर में बाहरी लोग भरे हुए हैं, वहीं श्रेयसी के डेड बॉडी 2 दिन से घर पर है, तो उसे संरक्षण रखने को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल के बाद शारदा देवी अपने बेटे को कहने लगी, बेटा एक काम क्यों नहीं करते, चुभने वाली किसी भी चीजों से उसके शरीर पर चुभा दो ताकि उसे तकलीफ होगी तो अपने आप होश में आ जाएगी। अगर होश में आएगी तो उसे रुलाने में आसान होगा। शारदा देवी के कहने पर अशोक जी अपने किचन से सब्जी कटने वाली चाकू लेकर उसके बदन में चुभाने लगे तो दर्द के मारे गरिमा चीख उठी। इस तरह से 3-4 बार करने पर अचानक गरिमा कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो और हमारे घर में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे में पति अशोक जी कहने लगे, 2 दिन पहले रात के समय तुम्हारे पास फोन आई थी कि बेटी श्रेयसी सुसाइड कर ली है। एकदम से खबर सुनते ही तुम सदमे में आ गई और तुम्हारी जुबान बंद हो गई है। बेटी श्रेयसी के विषय में सुनते ही गरिमा चौंक गई और कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं। बेटी श्रेयसी सुसाइड कर ली? कहाँ है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। अशोक जी ने श्रेयसी के डेड बॉडी को दिखाते हुए कहते हैं, वह देखो हमारी बिटिया अब मर चुकी है, बर्फ से ढक कर रखा है, उसके डेड बॉडी पर बर्फ डाल कर रखा है, अब उसकी अंतिम संस्कार करनी है। तुम्हारे सदमे के कारण अब तक उसे रख रखा है। कुछ देर तक मौन रहकर गरिमा उसे निहारती रही, फिर एकाएक बेटी के मृत शरीर से लिपटकर रो पड़ी और बार बार केवल एक ही बात कहने लगी, बेटी तू मुझसे रूठ कर चली गई, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे तकलीफ है तो मुझे बता देती, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि तेरे चले जाने पर हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। गरिमा जोर जोर से रोती बिलखती रही और उसी के बीच में बेटी के अंतिम संस्कार करने की विधि चलती रही कि पूरे रिश्तेदार तथा मोहल्ले वालों के बीच श्रेयसी के डेड बॉडी को लेकर दाह संस्कार करने को चल पड़े। गरिमा रोती बिलखती रही और बार बार कहती रही, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई,
वह हम सभी से दुखी होकर चली गई और कभी वापस नहीं आएगी। अब कोई भी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगी, मुझसे रूठ गई है। मेरा सपना चकनाचूर होकर बिखर गई है। बेटी के सारे अरमान बिखर गई है। गरिमा दहाड़े मारकर रोने लगी। सारे आत्मीय परिजन उसे संभालने लगे। ऐसे में शारदा देवी कहती है, उसे मत रोको, उसे खूब रो लेने दो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।